Okay, today we start with the construction of transformer. So this is the complete detailed constructional diagram for the transformer. Okay. As you see on this board, there are different parts are shown here. So starting this one, this central, this is called as the transformer tank. Okay, this one complete is the tank. This is the transformer tank, and in this tank there is oil. Oil is filled in the tank, and the windings and core are dipped in this oil. ठीक है, वाइंडिंग और कोर इस ऑयल में डिप की होती है. क्यों की होती है? टू एक्सट्रैक्ट द हीट. ठीक है, ताकि इसमें जब बहुत सारा हाई वोल्टेज और हाई करंट होगा तो उसमें वाइंडिंग्स क्या कि गर्म हो जाती है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है. तो उसको ठंडा रखने के लिए, कूलिंग पर्पस के लिए यहाँ पे ऑयल रखा जाता है. ठीक है. So there is a tank. Tank is generally made up of sheet metal, and in this tank oil is filled, and oil में windings और core हमारा डिप किया होता है कूलिंग पर्पस के लिए, ताकि वो वाइंडिंग और कोर जो है ठंडा रहे, बिकॉज देयर इज वेरी मच हाई वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग इन दिस वाइंडिंग्स एंड कोर. ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. ओके, सो दिस वन इज द टैंक. एंड अबाउट द वाइंडिंग्स एंड कोर, इसकी हमने लास्ट लेक्चर में कंस्ट्रक्शन वगैरह डिफरेंट टाइप्स की थी कि कोर में देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर, दैट इज द शेल टाइप कोर एंड core type and shell type. There are two types. One is the core type and another is the shell type. And for the windings, we have also discussed that two types. One is the concentric windings and another is the sandwich type windings. ठीक है, दो तरह की वाइंडिंग्स देखी थी, दो तरह के कोर देखे थे. ओके, नेक्स्ट देयर आर द कूलिंग ट्यूब्स. दीज आर आल्सो फॉर द कूलिंग पर्पस, इस पूरे अरेंजमेंट को ठंडा रखने के, क्योंकि ये हीटअप हो जाता है ड्यू टू द हाई वोल्टेज एंड करंट. सो कूलिंग ट्यूब्स आर देयर. दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज देयर. हवा का प्रॉपर सर्कुलेशन रहता है, तो उससे ये अंदर का जो टैंक का सारा अरेंजमेंट है वो ठंडा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, these are the bushings, and in these the internal and external terminals are taken out for the supply. ठीक है, ट्रांसफार्मर को कहाँ कनेक्ट करना है, कहाँ इसकी सप्लाई देनी है, इनपुट टर्मिनल्स आउटपुट टर्मिनल्स यहाँ से बाहर निकाले जाते हैं बुशिंग से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द दिस साइड. द फर्स्ट वन, दिस वन इज द बकल्स रिले. BUCHHOLZ. दिस इज द बकल्स रिले. रिले वर्ड कभी तुमने सुना हो तो रिले एक ऐसा वर्ड होता है दैट इज टू डिटेक्ट द फॉल्ट. अगर ट्रांसफार्मर में कोई भी फॉल्ट पड़ जाता है, ठीक है, तो उस फॉल्ट को ये रिले ने डिटेक्ट करना होता है. ठीक है, ये रिले ने फॉल्ट को डिटेक्ट करना है, और इफ देयर इज एनी फॉल्ट इट विल डिस्कनेक्ट दिस ट्रांसफार्मर फ्रॉम द मेन सप्लाई. ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक बड़ी ही कॉस्टली मशीनरी होती है, बड़ी ही कॉस्टली है, बहुत महंगी है. बाय चांस अगर तुम लोगों में से कोई सबस्टेशन गया हो तो सबस्टेशन में द कॉस्टलीस्ट डिवाइस इज द ट्रांसफार्मर. ठीक है, सबस्टेशन में अगर कई बार कोई फॉल्ट पड़ जाता है तो सबसे पहले वहां जो ऑपरेटर्स होते हैं कि उनकी कोशिश क्या होती है कि ट्रांसफार्मर को बचाया जाए. ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. सो the relay is the protective device that is attached to the transformer to save it from any faults. ठीक है, इसने फॉल्ट को डिटेक्ट करना है. कई बार वेरी हाई करंट हो जाता है या शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उस केस में रिले ने फॉल्ट को डिटेक्ट करके इसको डिस्कनेक्ट कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द दिस कंजर्वेटर एंड ब्रेकर. ये दोनों कॉम्बिनेशन में है, कंजर्वेटर एंड ब्रीथर. ब्रीथर इज द वर्ड फ्रॉम ब्रीथ. ब्रीथ हम कहते हैं ना सांस लेना, कि हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं. ठीक है, तो सिमिलर वे ये जो ट्रांसफार्मर है ये भी सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है. ठीक है, हाउ? जैसे इसके अंदर कई बार क्या कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और उस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से द ऑयल आल्सो गेट्स हीट अप. जो ऑयल है वो भी गर्म हो जाता है, और जब कोई चीज गर्म होती है या कोई लिक्विड गर्म होता है तो वो एक्सपैंड करना शुरू कर देती है. तो सिमिलर वे यहाँ पे अंदर जो गैसेस है वो इकट्ठी हो जाती है,
और वो गैसेस कहाँ से बाहर निकलती हैं? यहाँ से, कंजर्वेटर और ब्रीथर से। यहाँ से गैसेस जो है एक्सट्रैक्ट आउट होती हैं और वापस जब ये फिर से कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो यहीं से एयर जो है अंदर जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रीथर। दिस इज द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और जब एयर यहाँ से अंदर जाएगी, ठीक है, और उस एयर में कोई भी पॉल्यूटेंट्स नहीं होने चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। दैट एयर शुड बी वेरी क्लीन एंड ड्राई, ड्राई होनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए यहाँ पे ब्रीथर में जो मटेरियल भरा जाता है दैट इज द सिलिका जेल। सिलिका जेल इज जनरली यूज्ड हियर इन द ब्रीथर। सिलिका जेल या फिर कैल्शियम क्लोराइड भी यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या, ये जो मटेरियल है ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको एब्सॉर्ब करता है, उनको अंदर नहीं जाने देता और अंदर क्लीन एयर अंदर जाता है। Okay, so this is for the breathing process of the transformer, and one is the explosion vent. एक्सप्लोजन वेंट भी एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि ट्रांसफार्मर के साथ अटैच की गई है। तो एक्सप्लोजन वेंट में क्या है कि इस केस में भी जब ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है, देयर आर गैसेस, समटाइम्स इतना ज्यादा अंदर गैसेस इकट्ठी हो जाती है कि देयर इज कि ट्रांसफार्मर का टैंक फट भी सकता है। उस चीज के लिए एक्सप्लोजन वेंट होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल लगा होता है या फिर डायफ्राम, वो एकदम से बर्स्ट आउट हो जाता है और गैसेस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ओके, सो यहाँ पे हमने जो फिगर बनाई है, देयर आर टू प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, वन इज द एक्सप्लोजन वेंट एंड अनदर इज द बकल्स रिले। बकल्स रिले ने पहले ही फॉल्ट को सेंस कर लिया, ठीक है, पहले ही अगर वोल्टेज और करंट में कोई जो एबनॉर्मेलिटी दिख रही है तो उसने उसको पहले ही सेंस कर लेना है और ट्रांसफार्मर को शट डाउन कर देना है। ठीक है, और एक्सप्लोजन वेंट तब काम करेगा जब इसका अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, तो उन गैसेस को बाहर निकालने के लिए देयर इज द एक्सप्लोजन। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसफार्मर। और इस कंस्ट्रक्शन में इन सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करना ही है, साथ में जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, that is about the core and the windings, different types of core, different types of windings, वो parts भी इसी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, so this is the complete construction for the transformer, and now the next topic is a very important topic, that is the EMF equation of transformer. Totally now the mathematical part of the transformer will start. The EMF equation of transformer. Yes, EMF equation. EMF equation of transformer. Now, according to the Faraday's law, E is equals to minus N d phi by dt. ठीक है, and we know that according to the principle of transformer, there is an alternating supply in the transformer, and alternating flux is there in the core. core में जो flux है वो भी alternating है. The equation for the flux is phi is equals to phi max. जैसे हम E की इक्वेशन लिखते थे या I की, तो उसी तरीके से phi की इक्वेशन लिखेंगे, phi max sin of omega t. Okay, and therefore the induced EMF, this E is called as the induced EMF. Induced EMF per turn
per turn, I am writing here per turn मतलब when n is equals to 1, n की वैल्यू 1 है, एक टर्न के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न E is equals to minus d phi by dt. Okay, now put here the value of phi, or it can be d by dt of phi max sine of omega t. What's the differentiation of sine? It is a cos of omega t, so it comes out to be, therefore E is equals to minus phi max minus phi max omega cos of omega t. Minus phi max omega cos of omega t, where E max is equals to phi max omega. This is the value for E max, or you can also write it as phi max into 2 pi f. You can write omega is equals to 2 pi f, ये भी लिख सकते हैं. Okay. Now the RMS value, therefore the RMS value of induced EMF, yes, RMS value of induced EMF per turn that is E RMS is equal to E max by root 2. So this is the formula, the relation between the RMS and the maximum value. Okay, हमने second chapter में cover किया था, that is E max by root 2, or it is further equals to, just put down this value, 2 pi f into phi max divided by under root 2. 2 pi f phi max divided by under root 2. नहीं, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, हाँ, इसको हमने पूरी तरह से सॉल्व करना है. 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2. इसको जब तुम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हो तो दिस विल गिव्स यू E RMS is equals to 4.44 F into phi max. ठीक है. एक्चुअली ना कई बार ये क्वेश्चन भी होता है कि why there is the 4.44. हमने सेकेंड चैप्टर में एक टर्म की थी फॉर्म फैक्टर. ठीक है, फॉर्म फैक्टर जो जिसका आंसर आता था 1.11. ठीक है, तो इस केस में भी तुम ईएमएफ इक्वेशन में भी देखोगे तो इट कम्स आउट टू बी 4.44. तो जनरली अगर तुम थोड़ा सा कंसिडरेट करो कि वोल्टेजेस जो होती है, ठीक है, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 11. ठीक है, 11 केवी होती है, इट इज 220 केवी, इट इज 440 केवी, इट इज 132 केवी, 66 केवी. ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस फॉर्म फैक्टर. फॉर्म फैक्टर के कारण होती है, और ईएमएफ इक्वेशन भी हमारी 4.44 इसलिए आती है. ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. नाउ फॉर प्राइमरी वाइंडिंग, this can be written as, अभी हम इसको RMS वर्ड नहीं यूज कर रहे, we can simply write as E1 and E2. ठीक है, इसको कैपिटल E1 लिखेंगे. E1 is equals to 4.44 F into phi max
ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कंप्लीट EMF इक्वेशन, और इसके साथ हमने नंबर ऑफ टर्न्स भी लगा देने हैं n। ठीक है, अब यहाँ पे जो EMF इक्वेशन पर टर्न नहीं निकाल रहे, कंप्लीट फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, इट कम्स आउट टू बी 4.44 F5 max into N1, and similarly for secondary winding, E2 is equal to 4.44 F5 max N2. Okay, so these are called as the EMF equation for transformers for both primary and secondary winding. ये डेरिवेशन कोई ज्यादा लंबी नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, now from these EMF equations, the next are the voltage and current ratios of the transformer. Voltage and current ratios. Now from the EMF equations, what is E1 and E2 comes out to be? If you divide E1 and E2, yes, it comes out to be N1 upon N2. ठीक है, and further can also be written as V1 upon V2, and further for the current it comes out to be I2 by I1. These are the voltage and current ratios for the transformer. Okay. नेक्स्ट जो डेफिनेशंस कई बार छोटी छोटी आ जाती हैं, द फर्स्ट वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, द सिंबल इज K and it is the ratio of output voltage to the input voltage. ठीक है, that is V2 by V1. ठीक है, और correspondingly can also be written as N2 by N1. Okay, this is the transformation ratio. Next is the turns ratio. Turns ratio. It is the ratio symbolized with N, that is N1 by N2. इनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर तो न्यूमेरिकल में बोला है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज दिस, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज N2 by N1. टर्न्स रेशियो इज N1 by N2. ठीक है, दोनों में फर्क है। नाउ फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, yes, condition for the step up transformer in terms of the turns क्या होगी? What is the condition for step up transformer in terms of turns? Which side of number of turns are greater? For step up transformer, it is the secondary winding. ठीक है, for step up transformer K is greater than 1. That is, the transformation ratio is greater than 1. That means N2 is greater than N1, या फिर हम क्या बोलते हैं कि V2 is greater than V1 for the step up transformer. ठीक है, but I1 is greater than I2. करंट के केस में ऑपोजिट होगा। Similarly for step down transformer, for step down transformer K is less than 1,
N2 is less than N1. Okay. V2 is less than V1. करंट का ऑपोजिट हो जाएगा, करंट का ऑपोजिट हो जाएगा, I1 is less than I2. Okay, these are the conditions for step up and step down transformer. Okay, एक और जो बड़ा important question है, what is the rating of transformer? ट्रांसफॉर्मर के यूनिट क्या होते हैं? यूनिट क्या होते हैं ट्रांसफॉर्मर में? यूनिट वॉट नहीं होता, नो एक्चुअली तुम जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो तब देखोगे कि उन्होंने लिखा होगा न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में कि इट इज रिटन देन जैसे 220/11 kV 50 MVA ट्रांसफॉर्मर, इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से लिखा होगा न्यूमेरिकल में. तो यूनिट्स फॉर न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मर आर वोल्ट एम्पियर्स. यहाँ पे तो जैसे MVA लिखा है ना, दैट मीन्स द मेगा वोल्ट एम्पियर्स 10⁶. ठीक है, यूनिट्स फॉर ट्रांसफॉर्मर आर द वोल्ट एम्पियर्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इसका क्या मतलब है? 220/11 kV. No. This is 220/11. This is not the symbol of divide. ये divide का symbol नहीं है. This is the voltage of primary side and this is the voltage of secondary side. ये V1 है और ये V2 है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसी तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल जो है ट्रांसफॉर्मर का स्टार्ट होगा तो दिस इज द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड एंड दिस इज द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड. और इसको देख के क्या पता लग रहा है? इज इट स्टेप अप और स्टेप डाउन? Yes. Step up. This one is a step down transformer. ठीक है, this one is a step down transformer. दोनों के यूनिट्स ये हैं केवी. अगर एक ही साइड पे फाइनल साइड पे यूनिट लिखे हैं दैट मींस कि दोनों के यूनिट्स सेम हैं. अगर दोनों साइड्स के यूनिट अलग अलग होंगे तो यहाँ पे अलग मेंशन होगा, यहाँ पे अलग मेंशन होगा. ठीक है, सो दिस वन इज द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम 220 kV टू 11 kV. ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तुम्हारा. ठीक है, और इसके जो ट्रांसफॉर्मर की अपनी रेटिंग है दैट इज 50 मेगा वोल्ट एम्पियर्स. अब ये है कि ये वोल्ट एम्पियर्स किसके यूनिट होते थे बताओ जरा. We have studied the 3 types of power. 3 तरह की पावर की है हमने. One is the active power, another is the reactive power, and third one is the apparent power. Volt ampere किस पावर के यूनिट है? Volt amperes are the units of power. किस पावर के यूनिट्स आते हैं? No. Active. एक्टिव पावर के यूनिट होते हैं बेटा वॉट, वॉटेज. We have studied 3 types of powers, P, Q and S. पावर ट्रायंगल बनाया था, जस्ट रिमाइंड दैट. ठीक है, एक इस तरीके से हमने पावर ट्रायंगल बनाया था. हियर इज P, हियर इज Q एंड हियर इज S. यहाँ पे फाई था. क्या फॉर्मूला था P का? इसको तो याद रखना पड़ेगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हर चैप्टर में तकरीबन इसके साथ रिलेशन निकलेगा. पावर ट्रायंगल P is VI cos phi. ठीक है, यूनिट्स आर वॉट. Q is VI sin phi. Okay, the units are वोल्ट एम्पियर्स. रिएक्टिव, इसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं Q वाली को. ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड एज एक्टिव पावर, दिस इज रिएक्टिव पावर एंड दिस S इज द apparent power and its formula is V into I. Okay, and its units are volt amperes. So जो ट्रांसफॉर्मर के यूनिट्स होते हैं that are the in the form of apparent power. apparent power की फॉर्म में ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग की जाती है. Why it is done in the apparent form? ये भी क्वेश्चन निकल आता है कई बार एग्जाम में. Why the transformers are rated in apparent power? Because from this power we have
or gain the information of both active power and reactive power. एपरेंट से हमें एक्टिव और रिएक्टिव दोनों की इंफॉर्मेशन मिल सकती है. दैट्स व्हाई द ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑलवेज रेटेड इन द एपरेंट पावर. हमेशा एपरेंट पावर में रेटिंग की जाती है इसकी. कई बार एमवीए होगा या केवीए भी हो सकता है, किलो वोल्ट एम्पियर में भी हो सकता है. सो यू कैन पुट अकॉर्डिंगली 10⁻6 और 10⁻3. ठीक है. So these are the some of the voltages and current relations and the rating for the transformer. Okay. I think तुम्हारे notes में ये है, उसमें दिया होगा. Okay, let's do the numerical related to the EMF equation. The data that is given is question 1. It is a 50 hertz frequency. Frequency is given 50 hertz. Okay, and the primary winding turns are N1 is given as 480, fed from 6400 volt. Primary side की ही voltage दे रखी है 6400 volt supply. The secondary winding has turns N2 is equals to 20. Now see here, N2 is 20, N1 is 480. That means it is a step down transformer. Okay. And the secondary winding has 20 turns. Find the peak value of flux. Find the peak value of flux in the core and secondary voltage. Peak value of flux means you have to find out phi max and V2. Secondary voltage. These two you have to find out. Yes. First of all, get the value for phi max. Yes, what is the EMF equation? What is the EMF equation? You just have to follow the EMF equation, that is E1 शुरू कर लेते हैं. E1 is equals to 4.445 max F into N1. Just put down the values here and get the answer for phi max. And from here the phi max is E1 divided by 4.44 F into N1. And we know E1, we know the frequency, we know N1. So get the calculations. Okay, the phi max comes out to be, your E1 is here, that is 6400 divided by 4.44 into 50 into 480. It comes out to be 0.06 Webers. The unit for the flux is Weber. Okay, so this is the answer. And for E2, E2 के लिए हम जो relation लगाएंगे, that is E2 by E1 is equals to N2 by N1. ठीक है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देंगे. एंड फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस E2. सो E2 comes out to be N2 by N1. N2 is 20 divided by 480 multiplied by E1. E1 is 6400 and it comes out to be, yes, कितना आया था? 266.67. Yes, it is 266.67. Yes, units. What are the units? Volt. Volts. The units are volts.
ओके, जिनका हो गया है, and for second numerical is yes, the second question is question number 2. 200 kVA, 200 kVA oblique 3300 oblique 240 volts 50 hertz, ये रेटिंग दे रखी है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की, has 80 turns on the secondary side. Number of turns on the secondary is given, N2 is equals to 80. 80 turns on the secondary side. Calculate, find number 1 primary and secondary current, primary and secondary current I1 and I2. Number 2 the maximum flux, that is phi max. And number 3 the primary number of turns, that is N1. This you have to find out. Number 3 N1. Yes, just do it first. And just note down another numerical. Question number 3. For the question number 3, 3300 oblique 250 volts 50 hertz 50 hertz single phase transformer is built on a core having an effective cross sectional area दे रखा है यहाँ पे, cross sectional area. This A is the cross sectional area. Cross sectional area is 125 centimeter square and 71 turns on the low voltage winding. Yes, यहाँ पे अभी जो मैंने लाइन बोली है उसको ध्यान से सुनो और मेरे को बताओ कि N1 है या N2 है. It is cross sectional area is 125 centimeter square and 71 turns on the low voltage winding. 71 turns on the low voltage winding. Low voltage winding means this one. So it is N2. ठीक है, तो N2 is equals to step down है ना ये. This one is step down transformer. तो ये low voltage winding हो गई हमारी, ये high voltage winding है. This is the high voltage winding. This one is the low voltage winding. This is the step down transformer. तो low voltage winding की number of turns दे रखी है, तो it comes out to be N2 is equals to 71. It is given. Okay, and calculate. You have to find A part. The value of the maximum flux density. What is the symbol for flux density? Symbol for flux density. You have to find out maximum. B. Yes, it is B, capital B. क्या फार्मूला क्या है इसका? B is equals to phi by A. Yes, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट में तुमने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, B max निकालना है, एंड द फार्मूला फॉर दिस इज phi अपॉन A. तो यहाँ पे मैक्सिमम है तो हम यहाँ पे phi max अपॉन A कर देंगे. ओके, so first of all you have to find out phi max, then this is the cross sectional area is given, and then you have to calculate the B max. And number 2, B part, the number of turns on the high voltage winding. Number of turns on the high voltage winding means
You have to find out n1. Okay, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है and we are going to discuss their answers in the next lecture. ठीक है, इनको सॉल्व करके रखना. And most probably we are going to finish this chapter in the next lecture. Because just losses and efficiency is pending. Two topics. Yes, any query from your side?